नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे हम डॉक्टर रिजवान अहमद को। बहुत ही बढ़िया अपने विचार प्रकट करते हैं हिंदुस्तान और और वहां जाने मुसलमान के के बारे बाद में। शुरू में कृपया तो करके वेलकम पूरा हुआ, वीडियो देखें। और जब उन्होंने अपना मुंह वीडियो को खोला शेयर करें, तो लाइक उस मुंह में करें। डाल दिया गया धन्यवाद। डंडा। किसका? पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी फौजकार को अपनी औकात में रहो, भगौड़े हो जो अपना देश छोड़ के आए हो। इस मारे वो ना उधर के रहे और ना उधर के रहे, तो जाहिल आदमी दो कौड़ी के। ये है हकीकत। ये इसी तरह ये जाहिल इंसान, गलियों का नेता, कौम को भड़काता है। सारे मीडिया ने ऐसे लोगों के चक्कर में पूरे देश में डिविसिव पॉलिटिक्स कर रखी है। इस बारे में इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो साथियों, तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सरकार जाने, और सरकार से पहले भाजपा एज अ दल, एज अ पार्टी जाने। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को कवर नहीं कर रहा है कि कश्मीर के सामने, जो कल मैंने वीडियो बनाया था, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो माननीय गृह मंत्री लेके आए हैं, उस बिल के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। और मेरे लिए उस समस्या से ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तीनों राज्यों का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, क्योंकि वो राज्य जीते हुए हैं। कोई बनेगा 2024 के हिसाब से ही बनेगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बात हो रही थी कि कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो आया है, जो इंट्रोड्यूस किया है माननीय अमित शाह जी ने, और रिजर्वेशन बिल, जिसमें कुछ सीटें जो डिस्प्लेस्ड घाटी से लोग हुए थे 1989 में, उनके लिए रिजर्व करी गई हैं। दो करी गई हैं जो घाटी से डिस्प्लेस हुए थे, और एक रिजर्व करी गई है जो 1947 में पीओके से डिस्प्लेस हुए थे। तो ये जो एक डिस्प्लेसमेंट का जो रिजर्वेशन दिया गया है 3 लोगों को, ये खटाई में पड़ गया है, क्योंकि इसके खिलाफ एक इतनी महत्वपूर्ण आवाज खड़ी हो गई है संसद में कि उस आवाज को झुटलाना और उस आवाज को नजरअंदाज करना, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। आइए सुनते हैं वो आवाज है क्या। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। यार, ये अजीब आदमी है कसम से। इसमें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। गुजरात में 0.35%, उत्तर प्रदेश में 0.25%, फलाने दिल्ली में 0.35%, पता नहीं कहां, वहां पर कोलकाता में, बंगाल में 0.25%। यार, इसको कैसा नेता बना रखा है मीडिया ने? ये राज क्या है यार? और अपने तेलंगाना में, जहां इसके दद्दू ने राजनीति करी, जहां इसके अब्बू ने राजनीति करी, जहां सारी राजनीति इसने करी, उस तेलंगाना में जहां लगभग 12% मुसलमान हैं, वहां पर गलियों के बाहर निकलकर ये विधायकी का चुनाव तक नहीं लड़ता है। 119 सीटों में से मात्र 9 जगह दावेदारी डालता है। 2 जगह ये दावेदारी डालता है, विशेषकर जुबली हिल पर, जहां से अजरुद्दीन लड़ा था, सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए वोट कटवा बनकर, यानी मात्र 7 विधायकियों पर ये लड़ता है। और इसकी बातें सुनो यार, ये कैसे देश विदेश की बातें करता है। इसको शर्म नहीं आती यार। परिवारों ने, छोटे छोटे परिवारों ने, जैसे आप मुलायम सिंह का नाम ले लें, भाई टीचर थे, मानना पड़ेगा, कहां से कहां पहुंच गए। 8% यादव होके इनको जोड़ा, उनको जोड़ा, मुसलमानों को जोड़ा, ये 12% होके तेलंगाना में 7 से बढ़कर 8वीं सीट नहीं जीत पा रहा। और बात उत्तर प्रदेश में आकर और नॉर्थ इंडिया में आकर एक स्टेट में 100 विधायक लड़ाने की बात करता है, और कहता है देश की एक दिन प्रधानमंत्री इंशाल्लाह हिजाबन बनेगी। अबे पहले तू तो हिजाबनों को टिकट दे दे यार। पहले तू तो तेलंगाना की सरकार में अपना रौला दिखा ले यार। सिर्फ अपने राजनीतिक अब्बू केसीआर के दम पर 10 साल इस आदमी ने वहां पर अपना रौला और हनक बनाई है, और केसीआर ने भी तुष्टीकरण के चलते इसकी हनक बनने दी। ये इसकी हैसियत है यार।
इसे सिर्फ मीडिया और इसके प्रवक्ताओं को इस मारे दिखाते हैं। सही बताऊं, दो कारण हैं इसके। एक तो इसकी बकवास से कहीं ना कहीं मौखिक फायदा होता है, दूसरा इसकी बकवास दिखाकर ग्लोबली ये पता चलता है लोगों को कि भैया हिंदुस्तान में देखो मुसलमानों की आवाजों को रोका नहीं जा रहा है, देखो क्या क्या बोलते हैं, फिर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इनको बोलने की अनुमति दी जाती है। इस इंसान का बोलना अपने आप में एक तुष्टीकरण है जो हो रहा है। देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं उसके खिलाफ हूं। किसके खिलाफ हूं अभी पूरी इसकी बात समझाता हूं, पहले इसकी पूरी बात सुन लो। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं। दो शब्द इसने पकड़ लिए हैं, एक आईन और एक संविधान। हम इस देश के आईन और संविधान पर यकीन करने वाले हैं। हमने आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना लहू बहाया है, यही रिकॉर्ड ये चलाता रहता है। सुनना ये लॉजिक लेके क्या आया है इसके खिलाफ। भाई एक आदमी कहता है यार इसने बकवास करी, आप इसको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? भैया इंपॉर्टेंस मैं इस बारे दे रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है जाहिल को इंपॉर्टेंस देने की, गली के नेता को। सारे मीडिया ने ऐसे लोगों के चक्कर में पूरे देश में डिविसिव पॉलिटिक्स कर रखी है, इस बारे इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इसको मैं, और कोई वजह नहीं है देने की। और जबरदस्ती इंपॉर्टेंस दी जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कम वक्त का वोट जोड़ लो तो कहीं एक टका पार नहीं करता है। ये तेलंगाना में 2.3% पार किया है। कोई साला डिबेट होगा इसके जाहिल के प्रवक्ताओं को लाके जरूर बिठाया जाएगा, किसी और को बिठाया जाए ना बिठाया जाए, सिर्फ इसकी बकवास के चलते। ये आईन और संविधान बस यही बकवास करता रहता है। सुनो आगे क्या बोल रहा है और लॉजिक लेके क्या आया। लॉजिक पता क्या लेके आया है? ये वही लॉजिक लेके आया है जो सीए के टाइम पर ये लेके आए थे। कौन सी? कि भैया अगर आप बुद्धिस्ट को अलाउ कर रहे हैं, यहूदी को अलाउ कर रहे हैं, सिख को अलाउ कर रहे हैं, हिंदू को अलाउ कर रहे हैं, तो इन तीन मुल्कों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुल्कों से आप पीड़ित मुसलमानों को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? अरे प्रभु, हमने कहा यार ये उनको अलाउ कर रहे हैं जिनको उनकी आस्था और मानता के नाम पर प्रताड़ित किया गया है। उनकी नाम पर तुम तो दुनिया के लिए कहते हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर तुम ये कैसे दूसरी बात कर सकते हो कि इन तीन इस्लामी मुल्कों में भी मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित किया गया है? याद है यही जो लेके आए थे ये बकवास, वही बकवास ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल और रादर ये जो रिजर्वेशन बिल आया है कश्मीर के लिए, कश्मीरी हिंदू भाइयों के लिए, उसमें देखो ये लॉजिक लेके क्या है और अपने आप को बैरिस्टर बताता है। ये इसकी लॉजिक की पूरी कहानी मैं बताता हूं, अभी रुक जाओ। और दूसरा जो बिल है सर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है। सर यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, वो कम नहीं है, तुझे कम दिया गया है। आगे चलो। मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? सुनिए आपने इसकी बात, वही सीए के टाइम की बात। ये कह रहा है, अगर लोगों को ना पता हो मैं बता दूं कि 1989 में जब इंसर्जेंसी और कश्मीर आजादी का बिच्छू काटा, ठीक, और वहां लोग बौखलाए कि 2 महीने में देश को देश से भारत से आजादी ले लेंगे, तो भैया वहां पर फौज लगी, वहां पर हमारे सुरक्षा बल लगे उस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। बुरा हाल था। आज की जनरेशन को तो, जेन जेड को तो ये बात पता ही नहीं होगी। बुरा हाल था वहां पर साहब, खुला वहां पर खेल खेला जा रहा था। गांवों में आतंकी AK-47 लेके मार्च निकालते थे, मार्च, खुली जिप्सियों में पीछे खड़े होकर मार्च निकालते थे। पूंछ और राजौरी और पीओके के इस एरिया में और LOC के पास मार्च निकालते थे। तो जब फौज लगी तो फौज ने वहां पर भैया कार्रवाई करी, ठीक। उस कार्रवाई से नाराज होकर, चलो मान लेते हैं,
और कार्रवाई से परेशान होकर, जैसे हमारे कश्मीरी हिंदू भाई परेशान हुए। ठीक, भारत बहुत बड़ा देश है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही क्षेत्र है कश्मीर का और वो ही हमारा क्षेत्र है और वहां से बाहर ही ना आपको निकलना था तो आप दूसरे मुल्क चले गए। भाई अगर दूसरे परेशान होके कहीं जाना था तो कश्मीरी हिंदू कहीं और क्यों नहीं चले गए? कश्मीरी हिंदू तो जम्मू आए ना भैया। उत्तर भारत में भी बहुत से ऐसे स्टेट हैं या शहर हैं जहां मुसलमानों की बहुत अच्छी आबादी है, सेक्युलर सरकार थी, कोई आपको यहां पर मार थोड़ी रहा था कश्मीरियों को। रोज सुबह यहां पर बैठकर, यहां हमारे लखनऊ के ब्रिजेस पर, पूरे आप लोग अपने शहर में भी देखते होंगे, कश्मीर से हमारे भाई जाड़ों में ड्राई फ्रूट बेचने और कपड़े बेचने के लिए आते हैं, गली गली घूमते हैं। कोई उनके कपड़े छीन रहा है, कोई उनके कपड़े जला रहा है, कोई उनके ड्राई फ्रूट छीन रहा है, कोई उनको मार रहा है। आज की तारीख में नहीं मार रहा, जिसको कहा जाता है हिंद मुस्लिम विरोधी राइट विंग की सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार, तो तब तो ऐसा कुछ ना होता। तो भैया ये जो लगभग 40,000 लोग थे जो वहां के बॉर्डर के गांवों में थे, यहां पर जबरदस्त इंसर्जेंसी फैली, आतंकवाद फैला, भारत के विरोध में यहां पर नारेबाजी और जलूस बिल्कुल आम हो गया था। जन जेड को यह बात पता नहीं होगी, आम हो गया था। श्रीनगर की सड़कों पर, श्रीनगर के इंटीरियर में आतंकी अपने घर की छतों से AK-47 हवा में दागा करते थे, खुला खेत चल रहा था सब गांवों में। तो सब फौज ने यहां पर सख्ती की। जब फौज ने सख्ती की तो हमारे ये 40,000 भाई जिनकी ये पैरवी कर रहा है, उन्होंने जम्मू आने की नहीं सोची जैसे कश्मीरी हिंदू भाइयों ने सोची। ऐसा नहीं है कि जम्मू में उनका बहुत बड़ा वेलकम हुआ था और उनके लिए फ्लैट्स और आलीशान बंगले और विला खोल दिए गए थे। जम्मू में और दिल्ली में और पंजाब में भी आके वो रेफ्यूजी कैंप्स में ही रहते जहां बहुत बुरा हाल था। ऐसा नहीं है कि उनके लिए यहां पर दस्तरखान बिछा दिए गए थे और पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग खोल दी गई थी कि तुम इसमें रह लो और तुम उसमें रह लो। तो जिन 40,000 लोगों की, अपने भाइयों की इलू ये आज पैरवी कर रहा है कि वो भी डिस्प्लेस थे और उनकी तुलना ये कश्मीरी हिंदू के डिस्प्लेसमेंट से कर रहा है, उन लोगों ने डिस्प्लेस होने के लिए कहीं भारत आने की नहीं सोची, जम्मू आने की नहीं सोची, श्रीनगर जाने की नहीं सोची, लद्दाख जाने की नहीं सोची, पंजाब, यूपी, रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली आने की नहीं सोची। उन्होंने कहा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान निकल लो, वहां आराम से रहेंगे और जब सब चीज ठीक हो जाएगी तो देखेंगे कि वापस आना है नहीं आना है। और वहां उन लोगों का बहुत बड़ा स्वागत हुआ था, बड़ी गोलियां और बम दागे गए थे उनके स्वागत में। और यहां से कई आतंकी भी अपने परिवार के साथ वहां चले गए थे, जहां उन्होंने हथियार की ट्रेनिंग ली थी, किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। और सोचा था जब कश्मीर आजाद हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे। वो आज तक ना हुआ और तुम आज तक ना आ पाए। और ये लॉ मेकर है, ये बैरिस्टर है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल रहा है और कोई टोकने वाला नहीं है कि अबे बोल क्या रहा है, किसकी तुलना किससे कर रहा है। वो भारत छोड़ के नहीं गए कश्मीरी हिंदू, वो आके कैंपों में रहे, जम्मू में, पंजाब में, दिल्ली में। तुम भी अगर आ जाते तो तुम्हें भी यहां रखने के लिए 100 घर खड़े हो जाते, तुम्हारे लिए भी लोग अपने दरवाजे खोल देते, अपने मैदान खोल देते, अपने बागीचे खोल देते। अरे बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्याओं के लिए खोले ना, तो तुम्हारे लिए भी खोल देते। लेकिन तुम्हें भारत से उस टाइम नफरत थी, तुम इसलिए भारत छोड़ के गए थे। कुछ राइटअप्स दिखा रहा हूं, फिर अपना वीडियो खत्म करूंगा कि अजीब दौर है, अजीब जाहिल पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं यार, अजीब जाहिल, और इनको कोई टोकने और रोकने वाला नहीं है। वरना ऐसी बात कोई अगर बोले पार्लियामेंट में तो खड़े होकर शेरवानी के धागे खोल दे आदमी। थोड़े से आपको क्लिप्स दिखाता हूं उन लोगों ने क्या क्या बोला जो यहां से वहां चले गए थे। और वहां जाने के बाद शुरू में तो वेलकम हुआ, और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उस मुंह में डाल दिया गया डंडा। किसका? पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी फौज का। को अपनी औकात में रहो,
भगौड़े हो जो अपना देश छोड़ के आए हो, इस मारे वो ना उधर के रहे और ना उधर के रहे। तो जाहिल आदमी, दो कौड़ी के गली के नेता, तुझे ये नहीं पता तो किस चीज से तुलना कर रहा है। एक वतन परस्त शांति प्रिय लोगों की तुलना तो इन देशद्रोहियों से और हथियार उठाने वालों से कर रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं इन्होंने हथियार उठाए। अभी आप लोगों को कुछ क्लिप्स पढ़ के सुना देता हूं, फिर वीडियो खत्म करूंगा। एज नोटेड अबव, सी चैप्टर 2, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द आजाद कश्मीर अथॉरिटीज वेलकम दीज रिफ्यूजीज एट द टाइम with some fanfare, but many refugees have found life in Azad Kashmir to be difficult. ये है हकीकत। और सुनिए क्या बोल रहा है रेफ्यूजी। We are not getting our basic rights as refugees. We are persecuted all the time. We are beaten, and because we do not support Pakistan's policy of indiscriminate murder, we are regarded as traitors to Kashmir. अच्छा, ये कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की नीति के खिलाफ हैं जो कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है। और ये भाग के कहां गए थे? मुजफ्फराबाद। भैया मुजफ्फराबाद में किसकी सरकार है? भारत की सरकार है ना। ना ना ना, वहां भी पाकिस्तान की सरकार है। जब डंडे पड़ते हैं पीछे और मुंह खोलने पर जुबान खींची जाती है, तो इसी तरह फिर वतन परस्ती और कश्मीर परस्ती याद आती है। दूसरा एक आतंकी लिख रहा है जो भाग के गया था, जिसका जिक्र ये जाहिल कर रहा है। That was the turning point for me. I thought that forget life, forget parents, खुद को भूलो, परिवार को भूलो। I decided that I must go to Pakistan, whether I do it with stones or guns. This was operation, this was cruelty, and we will stop the oppressor. यहां पे ऑपरेसर है इंडियन आर्मी। तो कश्मीरी हिंदू को वहां के लोकल लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे और बलात्कार कर रहे थे। तुम इससे परेशान थे कि आर्मी तुम्हें चिन्हित कर रही थी। और उस दौर में जब गांवों में आतंकी AK-47 लेके निकलते थे और नारे लगते थे, कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया, तो तुम्हें चिन्हित कर रही थी और तुम्हें जेलों में डाल रही थी। अली क्या लिखते हैं? नाउ 37 recalls how he crossed the line of control, LOC, the de facto border between India and Pakistan, the disputed territory of Kashmir, under the cover of darkness, expecting to receive training from armed pro-independence groups and to return to fight the Indian security forces. When we came here, we didn't think that we would go and start a business, make something for ourselves. We thought that we would come, help out in the cause in whatever way we would, and when Kashmir was freed, we would go back, says 37-year-old Chaudhry Mushtaq, who lives in the Manak Mayan refugee camp in Muzaffarabad, the capital of Azad Jammu and Kashmir. ये है हकीकत। ये इसी तरह ये जाहिल इंसान, गलियों का नेता कौम को भड़काता है। और अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई इसको आईना दिखाने वाला फिलहाल नहीं है। एक से एक सूरमा बैठे हैं, एक से एक सुधांशु, हमारे सुधांशु भाई बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन इसको आईना दिखाने वालों की कमी है। वो कमी तो उस दिन भी पूरी हो जाएगी जहां सिस्टम को लगेगा कि इस आदमी की अब जरूरत नहीं है। ये ढूंढेगा कि मेरे आके माइक लगाओ, और कोई इसके माइक लगाने वाला नहीं होगा। ये तो सब आप भी समझते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।